तो आज का लेक्चर है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 इन डिटेल। ठीक है, तो हम बात करते हैं द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट CDM ऑफ 1930 was the pivotal event in Indian struggle for independence from the British rule. Here is the detail overview। ठीक है, डिटेल ओवरव्यू हम इसका लेते हैं। देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पिवोटल का मतलब है वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी अहमियत रखने वाला इवेंट है इंडिया की आज़ादी की स्ट्रगल के लिए, ब्रिटिश रूल से आज़ादी हासिल करने के लिए, ब्रिटिश रूल से आज़ादी हासिल करने के लिए और इंडियंस स्ट्रगल कर रहे थे आज़ादी के लिए। ठीक है, तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों हुई थी, इसका काज क्या था, मतलब कि काजेस क्या थे, इसका वजह क्या थी जिसकी वजह से गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था। हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें ये छोटे छोटे 3-4 बीच में मूवमेंट आ गए थे, उनको मैंने डिस्कस कर लिया। एक पूना पैक्ट आया था और उसके बाद एक कम्युनल अवार्ड आया था 1932 और उसके बाद ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बीच में आया था। इसके लिए मैंने कहा कि इन तीनों पर एक वीडियो बनाया जाए और पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड पर मैंने लेक्चर बना लिया है, अपलोड कर दिया है। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ये दोनों हुए और तीसरा ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में हुआ था। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू था, चल रहा था, ऑनगोइंग। ठीक है, तो आप देखें अनहैप्पीनेस विद द साइमन कमीशन 1928 1928, मतलब कि साइमन कमीशन में फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब बातें हो रही है, हमारा मुल्क कैसे चलेगा, इंडिया का कानून कैसे बनाया जाए, इस पर कौन सा सिस्टम होना चाहिए, मतलब कि कौन सी हुकूमत बनाई जाए, डेमोक्रेसी बनाई जाए, फेडरल सिस्टम बनाया जाए। जैसे कि आज पाकिस्तान है, डेमोक्रेसी और फेडरल सिस्टम है, वैसे ही सूबे हैं, ऐसे इंडिया के अंदर भी है। ये मतलब कि कानून बना रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे कि हमारे मुल्क के लिए कानून कैसा होना चाहिए, और अंग्रेज़ अपनी तरफ से साइमन कमीशन में एक रिपोर्ट बना के लेके आए थे। ये हम लेक्चर कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कंप्लीट डिटेल में। ठीक है, तो साइमन कमीशन से सब ना खुश हुए, मुसलमान, हिंदू, दूसरी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी, जो भी और भी लोग बहुत थे। तो वो सारे ग्रुप्स, सारे लोग, सारी पार्टीज़, इनसे क्या हुआ, सब लोग डिसएग्री हुए, ना खुश हुए साइमन कमीशन को, और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है, तो उसके बाद रिजेक्शन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट पेश की थी। और ये रिपोर्ट जो थी ना, नेहरू रिपोर्ट जो बनाई थी ना, इसमें पूरी हिंदुओं की बातें की थी, मतलब कि पूरे हक, पूरी हर चीज़ का फ़ायदा था इंडियंस, हिंदुओं का। वैसे इंडियन तो सभी लोग थे जो भी उस बड़े सगीर में रह रहे थे, सब इंडियनिस्ट थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पंजाबी, सब जो भी कौमें मौजूद थी, आबाद थी उस पर, वहाँ पर, तो वो सब तो इंडियंस थे, उन सबको इंडियंस ही कहा जाता है। ठीक है, ये आपके लिए नॉलेज है, याद कर लेना। तो रिजेक्शन ऑफ नेहरू रिपोर्ट मतलब कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ था ये कानून, इसमें सारे मुसलमानों को मतलब कि हक, उनको आज़ादी नहीं मिल रही थी इस कानून के ज़रिए। तो इसके मुकाबले में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब ने 40 पॉइंट्स दी थी। वो हम ये तीनों कानून डिस्कस कर चुके हैं, इस वीडियो की प्ले लिस्ट में वो पढ़े हैं। ठीक है, साइमन कमीशन पर हमने लेक्चर बनाया, पढ़ा हुआ है, नेहरू रिपोर्ट पर लेक्चर बनाया हुआ, पढ़ा हुआ है इस चैनल की प्ले लिस्ट में। और
जिन्नास 40 पॉइंट्स को मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। ठीक है, आगे देखें। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज़ल टू ग्रांट डोमिनियन स्टेटस, मतलब कि गांधी मुकाबला कर रहा था और गांधी के पीछे पूरी इंडिया के लोग थे और गांधी की बहुत बड़ी आबादी थी और गांधी के पीछे बहुत बहुत आबादी थी, पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब है स्वराज, मतलब कि ब्रिटिश रूल को यहाँ से ख़त्म किया जाए, यहाँ से सब निकल जाओ, हम अपना रूल करेंगे, स्वराज करेंगे, हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, इंडिया सब कंटिनेंट, हम यहाँ पर अपना पूरी हुकूमत हमारी होगी, हम इसको कंट्रोल करेंगे और चलाएंगे। ये डोमिनियन स्टेटस होता है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यू टू द ग्रेट डिप्रेशन। अब ग्रेट डिप्रेशन हो गया था लोगों में क्योंकि अंग्रेज़ों ने हैवी टैक्सेस लगा दी थी, उनका मुल्क है, उनकी चीज़ें उनको ही महंगी दी जा रही थी, तो इसके लिए ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो होना ही चाहिए था ना। गरीबों को बहुत मुश्किल में, उनको खाना भी नहीं मिल रहा था ठीक से। अच्छा, तो इकोनॉमिक हार्डशिप को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि एक किस्म की महंगाई और माली मुश्किलात हैया, माली मुश्किलात हो गई थी ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन और लोगों में बड़ी उदासी परेशानी छा गई थी। तो गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक साल्ट मार्च भी किया था, जो अभी हम नीचे डिस्कस करते हैं, साल्ट को भी साथ में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखें अब इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के मेन लीडर्स कौन थे, ये भी याद करना ज़रूरी है। महात्मा गांधी खुद था, जवाहरलाल नेहरू था, सुभाष चंद्र बोस थे, सरोजनी नायडू थी जिसने कायदे-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम का सफ़ीर कहा था। ठीक है, क्योंकि कायदे-ए-आज़म हिंदू मुसलमानों को साथ करना चाहता था। अब इसके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव, एम, मकसद क्या थे, कौन कौन से थे, देखें। अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्वा राज स्वराज, मतलब कि इसका पर्पज़ ये था गांधी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के थ्रू के पूरी इंडिया पर हमारी हुकूमत हो, क्योंकि हम इसका मालिक हैं, हमारा है कंट्री, बरतानिया वालों को यहाँ से भगाया जाए, ऐसा कहा। एंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का मतलब है ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया में हुकूमत कर चुके थे, हर इलाके में, हर जगह में उसने अपनी अपनी कॉलोनी का मतलब होते हैं एक कब्ज़ा करना, दूसरे के मुल्क में आकर कॉलोनी बनाना। कॉलोनी का मतलब तो आपको पता है, एक एरिया, गांव, शहर, गलियां, तो अपने उन्होंने यहाँ पर बना ली थी हर चीज़, तो उसको ख़त्म करना था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के थ्रू। एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और गांधी का मकसद था कि अपनी हुकूमत बनाऊं, एस्टेब्लिश मतलब कि कायम करूं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जमहूरियत हुकूमत कायम करूं। ठीक है, आगे देखें। की इवेंट जो इस के बीच में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ चल रहे थे, बीच में आ गए थे, वो कौन कौन से थे। साल्ट मार्च 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 तक, गांधी 24 दिन मार्च फ्राम समर मट्टी आश्रम टू डांडी टू प्रोटेस्ट द साल्ट एक्ट। ठीक है, ये साल्ट एक्ट था, साल्ट के ऊपर हैवी टैक्स लगाई गई थी, गरीब उनको साल्ट भी नहीं ले सकते थे, तो गांधी जी ने ये साल्ट मार्च शुरू की और साल्ट का मतलब बहुत ही तादाद में ज़्यादा साल्ट फ्री करके उनको, उनके जो उनका
साल्ट के ऊपर टैक्स था, साल्ट के ऊपर पाबंदियाँ थी, गरीब लोग साल्ट के लिए परेशान थे। तो गांधी जी ने ये रूल तोड़ दिया उनका और प्रोटेस्ट किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया कि ये बंद करो अपनी टैक्स लगाना, हमारा मुल्क है, हमारे गरीब लोग हैं, इनके लिए मतलब कि ऐसी आवाज़ उठाई। और ये जो नाम लिखा हुआ है ना सबरमती आश्रम, ये गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात है। अहमदाबाद आपने सुना होगा, ये वहाँ पर है, ठीक है। तो डांडी टू प्रोटेस्ट द साल्ट एक्ट, तो एहतजाज किया था साल्ट एक्ट के खिलाफ, जो कि हैवी टैक्स लगाई गई थी, ब्रिटिशर्स ने लगाई थी। इंडिया वाले गरीबों के ऊपर भी जुल्म था, मतलब कि इसको डांडी सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 गांधी और फॉलोअर्स ब्रोक द साल्ट एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग साल्ट। यहाँ पर गांधी जी ने साल्ट की प्रोडक्शन तेज़ी से की और सबको देते गए और ब्रिटिश के खिलाफ इस एक्ट को तोड़ने की कोशिश की जो उसने, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने इस एक्ट को मतलब कि कैंसिल किया था, गांधी की वजह से इसको तोड़ दिया था। और नेशनल वाइड प्रोटेस्ट, पूरे मुल्क में हड़ताल कर दी गई थी। डिमॉन्स्ट्रेशन, मुजाहरे, प्रोसेशन एंड पिकेटिंग अक्रॉस द इंडिया, मुल्क भर में, पूरी इंडिया में, हिंदुस्तान में गांधी ने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था, हड़ताल की थी, बंद, सब कुछ बंद, बैन किया दिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बायकॉट ब्रिटिश गुड्स, लॉ, कोर्ट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी शुरू कर दिया, जिसका मतलब था ब्रिटिशर्स को बैंड करना, उसके सामान को, गुड्स का मतलब है सामान जो ब्रिटिशर से यहाँ पर इंडिया में आके वो सेल कर रहे हैं और उनसे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो उनको बायकॉट करना, जो लॉज थे, कोर्ट्स थी और गवर्नमेंट थी, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन थे, स्कूल थे, कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटी थी, कुछ भी था ब्रिटिश का यहाँ पर, उन सबको बायकॉट बैंड करना था, ठीक है। वायोलेंस एंड रिप्रेशंस पॉलिसी, ब्रूटलिटी, लाठीचार्ज एंड अरेस्टेड गांधी, और वायोलेंसन हो गई और रिप्रेशन हो गई और पुलिस ने बुरी तरह से लाठी चार्जेस की और अरेस्ट कर लिया बहुत से लीडर्स को। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के बीच में, और गांधी को भी अरेस्ट किया था, ठीक है। तो इसके असरात क्या हुए, वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन अक्रॉस इंडिया, एक ये असर हुआ पड़ा इंडिया पर कि पूरी मुल्क भर से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, शरीक हुए, शामिल हुए, और गांधी का पावर पता चल गया अंग्रेज़ों को। इंटरनेशनल अटेंशन टू सिंपैथी, पूरी दुनिया भर से मैसेज आने लगे और कहा गया कि इंडिया वाले लोगों पर जुल्म ना करें, इनको आज़ाद करें, इनको कानून बना के दें। ये प्रेशर बिल्ड हुआ, लोगों ने हमदर्दी दिखाई बाहर के मुल्कों से, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने भी कहा कि इन पर जुल्म ना करो, इनके लिए कानून बनाओ, इनको आज़ाद करो। मुल्क को 2 मुल्क बना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये बन गया बाद में। तो पहले तो ये ऐसे ही हिस्ट्री है, पढ़नी है, हर चीज़ हो रही थी, बातें हैं, स्टोरियाँ हैं, पढ़नी है, याद करनी है, समझनी है। एग्ज़ाम में आपसे यही पूछा जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स कंसेक्शन, अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसेक्शन ई.जी. गांधी इरविन पैक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी से बात की, कहा कि गांधी इरविन पैक्ट करते हैं, उस पर हम बैठ कर बात करते हैं, आपको क्या चाहिए, कैसे कानून बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं, सब कुछ बैठ कर बात करते हैं, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ये गांधी इरविन पैक्ट में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये इस चैनल की प्लेलिस्ट में होगा, आप जाके देखें, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो गांधी जिसका लीडर था, जो पार्टी थी, वो स्ट्रांग हो गई, बहुत मजबूत एक पार्टी बन गई। तो आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट डेट
26 जनवरी 1930 पूरा स्वराज डिक्लेरेशन ये ऐलान हुआ था, पूरे इंडिया पर हमारी हुकूमत होगी। और 12 मार्च 1930 को साल्ट मार्च बिगिंस, साल्ट मार्च शुरू हुआ था, जो कि टैक्स ख़त्म करवाई गई थी ब्रिटिश ने जो लगाई थी इंडियंस पर। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी सत्याग्रह, इसको बंद करवा दिया था, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि दांडी ये एक छोटा सा गांव है इंडिया के अंदर, ठीक है, गुजरात में। ओके, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। उसके बाद जो हुआ था वो लेक्चर हम दे चुके हैं। अभी इसका आउटकम, मतलब कि इसका क्या नतीजा निकला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द इंडियन राइट्स टू सेल्फ रूल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कबूल कर लिया कि इंडिया को अब सेल्फ रूल देना चाहिए, उनको आज़ाद करना चाहिए। और क्या बात हुई, और तो कुछ नहीं है इसका खास। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ द मेजर फोर्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया मेजर फोर्स, मतलब कि बड़ी आर्मी, बड़ी एक किस्म का उनको बड़ी आर्मी बन गई उनकी, ठीक है। एमरजेंसी ऑफ न्यू लीडर्स, नेहरू बॉसेस, अब न्यू लीडर्स की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर नेहरू, और हम इसकी बात कर चुके हैं, बॉस आ गए, जो इनका कंप्लीट नेम ऊपर लिखा हुआ है। फाउंडेशन लेड फॉर द फ्यूचर मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब एक बुनियाद बन गई फ्यूचर मूवमेंट के लिए कि अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करेंगे। तो ये मतलब कि इनका आउटकम रिज़ल्ट मिला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो चैलेंज एंड लिमिटेशन क्या थी? इंटरनल कन्फ्लिक्ट विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस और पार्टियों के बीच में इंडिया में जो आपस में ही जो लोग थे वो लड़ पड़े, थोड़ा बहुत इनके बीच में झगड़ा हो गया। और वायोलेशन और रिप्रेजेंटेशन बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी, मतलब कि ब्रिटिश अथॉरिटी और इंडियंस के बीच में वायोलेशन होने लगी। इकोनॉमिक हार्डशिप एंड सोशल डिविजन्स, समाज में इंडियास में जो भी लोग रह रहे थे उन सब में डिवीज़न होने लगी। और लिमिटेड सक्सेस, कुछ और हार्डशिप, मतलब कि इकोनॉमी के हिसाब से क्या हुआ कि इनको थोड़ी कमी हो गई पैसों की। लिमिटेड सक्सेस इन अचीव इमीडिएट इंडिपेंडेंस, इनमें कुछ हद तक कामयाबी मिली, हासिल की गई जल्दी में आज़ादी के लिए, ठीक है। लेजेसी पेव द वे फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947। अब इसने एक रास्ता बना लिया आज़ादी का, जो कि 1947 आज़ाद हो गया पाकिस्तान और इंडिया, एक इन आज़ादी का रास्ता बन गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के थ्रू। इंस्पायरेड मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, दिस इज़ अफ्रीका अमेरिका सिविल राइट्स। अफ्रीका अमेरिका, मतलब कि इंस्पायरेशन मिली, मूवमेंट बन गया एक वर्ल्ड वाइड, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। डेमोन्स्ट्रेशन पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, मतलब कि मुजाहरा किया गया नॉन वायलेंस का, फाइटिंग ना करें। सेंटेड गांधीज स्टेटस एज ए ग्लोबल लीडर, यहाँ पर गांधी को ऐसे माना गया जैसे कि ये ग्लोबल लीडर हैं, इतनी आबादी उनके पीछे थी। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द insufficient movement was a significant milestone in the Indian struggle for independence। मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, ये बहुत अहम जरिया बन गया इंडिया
कि स्ट्रगल आज़ादी की जो हो रही थी उसमें शोकेसिंग द पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। अब जो ये भी जाहिर हुआ कि नॉन वायलेंस लड़ा फाइट करना नहीं चाहिए, नहीं ना होगा, तो रिज़ल्ट अच्छा मिला। द पेव द वे ऑफ फ्यूचर मूवमेंट, आगे हमें क्या करना है क्या नहीं, उनके लिए इनको एक रास्ता मिल गया, एक कदम बढ़ाने की। तो ये था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अभी कुछ रह गया है तो कीप वाचिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन, एंड जो भी आपके दिल में पूछना है पूछो।